एक सवाल है, इसको मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जी स्टडी नोट्स से याद करना है या स्टडी टेक्स्ट भी एक मरतबा देखना है। तो जवाब है कि जी आपने स्टडी नोट्स जो है याद इधर से ही करना है, लेकिन एक मरतबा, वन टाइम, आपने स्टडी टेक्स्ट को भी रीड कर लेना है कि कोई चीज जो आपको लगे कि इसके नोट्स के अंदर मिसिंग है तो वो आप हाथ से ऐड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसको उस पॉइंट को मजीद हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्दो के ऑल केयर हैज बीन टेकन टू मेक श्योर कि कोई की पॉइंट, कोई एग्जाम फोकस पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन के ऊपर। और इसको इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, ये एक अगर आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट हो जाता है या एमसीक्यू में टेस्ट हो जाता है तो आपने याद क्या रखना है, इसका जो निमोनिक है वो याद रखना है रैट। इसका निमोनिक, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन का निमोनिक क्या है? रैट। रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। ठीक है जी, रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रही हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डाटा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट हो। आप खुद मुझे बताएं, अगर आपका एक पेपर जो है वो प्योरली सिनेरियो बेस्ड आना है और मैं आपको सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का डाटा बैंक देता जाऊं तो आई थिंक आपकी प्रेपरेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब आप डाटा कलेक्ट कर रही हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस डाटा की क्वालिटी सही हो। अब एक अच्छी क्वालिटी का डाटा होने के लिए, क्योंकि डाटा की बेसिस पे डाटा ने ड्राइव किस चीज को करना है? डिसीजन मेकिंग को। अगर आपको याद हो तो हमने पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया था कि जो डाटा के यूजेस हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज क्या है? डिसीजन मेकिंग का। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज क्या है? डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग ठीक हो, अब वो डाटा की बेसिस पे होनी है ना, तो आईटी में ना एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, आईटी में कॉन्सेप्ट यूज होता है गीगो का। गीगो मतलब गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ये टर्मिनोलॉजी है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप सिस्टम में गलत डाटा डालें तो वो आपको रिजल्ट भी गलत देगा। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग का सवाल करते हुए सवाल में जो एसेट्स की फिगर गिवन थी वो थी 1789, आपने गलती से लिख दी 1897, तो आपका आंसर, आगे जितना भी आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो आपने इनपुट डाला सिस्टम के अंदर, तो आपने स्क्रिप्ट के ऊपर, वो गलत। तो डाटा का सही डिसीजन लेने के लिए डाटा क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। सही डिसीजन लेने के लिए डाटा क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लान कर रही हैं, इसमें मैं रेलेवेंट को कुछ नहीं समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल सब कुछ बोल के बता देगी। एक फार्मिंग कंपनी है जो सोच रही है कि हमने दुबई में मैंगोज एक्सपोर्ट करनी है, तो अगर वो चाइना में एप्पल्स की कीमत देखना शुरू हो जाए कि चाइना में एप्पल्स का क्या ट्रेंड है, तो डाटा क्या काउंट होगा? ये डाटा इररेलेवेंट काउंट होगा। ये डाटा इररेलेवेंट काउंट होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइंड नहीं है। तो रेलेवेंट क्या चीज होती है? जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो। फिर उसके बाद डाटा का एक्यूरेट होना बड़ा जरूरी है। अगर आपने डिसीजन मेकिंग ठीक करनी है, अगर आपने डिसीजन मेकिंग ठीक करनी है तो डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की रिलायबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि अगर आपके पास जो टैक्स कलेक्शन के नंबर है वो गलत हो तो आप पूरा हुकूमती निजाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, आप अपनी डिसीजन मेकिंग ठीक से गवर्नमेंट कर ही नहीं सकेगी। इसी तरीके से अगर एक बैंक है और उसके पास इनएक्यूरेट क्रेडिट हिस्ट्री है कस्टमर्स की, अब जरा ये समझ लें बात, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि वो बंदा कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। अब आपका जो सिस्टम है उसमें जो डिफॉल्टर नहीं है वो डिफॉल्टर शो हो रहा है। बैंक का जो सिस्टम है, बैंक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो बंदा डिफॉल्टर नहीं है वो डिफॉल्टर शो हो रहा है, और जो डिफॉल्टर है वो डिफॉल्टर नहीं शो हो रहा।
तो क्या होगा, आप ऐसे बंदे को लोन दे देंगे, ऐसे बंदे को कर्जा दे देंगे जो डिफॉल्टर है, उस गलत डाटा की बेसिस पे आपका जो लोन देने का डिसीजन है वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में अमूमन आपने देखा होगा कि जी अ, ये जो मर्दमशुमारी होती है, सेंसस किसको कहते हैं, मर्दमशुमारी मतलब ये जो गिनती होती है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, किस प्रोविंस में कितनी पॉपुलेशन है। अब अक्सर आप सुनते हैं कि जब मर्दमशुमारी होती है तो उसके बाद एक रोना क्या रोया जाता है कि जी ये काउंटिंग ठीक नहीं हुई। अब इस काउंटिंग की वजह से जो डिफरेंट प्रोविंसेस में फंड्स की एलोकेशन है, जो डिफरेंट प्रोविंसेस में फंड्स की एलोकेशन है वो गलत हो जाती है। तो ये जो डिसीजन था कि किस प्रोविंस को कितने फंड्स देने हैं, किस सूबे को कितने फंड्स देने हैं, वो सारी डिसीजन मेकिंग क्यों गलत होगी, क्योंकि सेंसस जो डाटा कलेक्ट किया गया सेंसस के थ्रू, मर्दमशुमारी के थ्रू, उस डाटा में इन एक्यूरेसीज थी, उस डाटा में फ्लॉज थे। तो हमें ये बात समझ आ गई कि इनएक्यूरेट डाटा होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग करप्ट हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस से मुराद क्या है कि डाटा करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, डाटा लेटेस्ट हो, डाटा लेटेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने एक कॉलेज सेटअप करना है और मैं डाटा इकट्ठा करूं 2015-16 का, तो 15-16 के डाटा की बेसिस पे अगर मैं डिसीजन मेकिंग करता हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई ऑनलाइन सेटअप की जरूरत नहीं है, सब कुछ फिजिकल करें। तो मैंने आउटडेटेड डाटा अगर यूज करूंगा तो मेरी डिसीजन मेकिंग टोटली गलत हो जाएगी, मेरी डिसीजन मेकिंग टोटली गलत हो जाएगी। अब एक सुपरमार्केट चेन है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दी है, इसमें जो मेरे नोट्स हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी जो स्टडी टेक्स्ट में मौजूद होंगी और कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी जो कि बिसाइड्स द स्टडी टेक्स्ट है, क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल है, ताकि आपको नोट्स जो है वो एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर अब जब आपके पास ये सिनेरियो आता है कि एक सुपरमार्केट चेन है और उस आगे रमजान आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी प्लानिंग करनी है। तो अब अगर वो डाटा यूज करती है 2 महीने पुराना, तो वो इतना रेलेवेंट नहीं होगा जितना कि रमजान के महीने का डाटा को बेस बनाकर अपने स्टॉक लेवल्स डिटरमिन करना रेलेवेंट होगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अब आजकल के हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, मतलब जो करंट सिचुएशन प्रिवेल करी है उसको अगर आप सामने रखते हुए देखें, तो एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी विजिबल है। और वो क्या चीज है, वो ये है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब जब वो किसी को इंश्योरेंस प्रीमियम, जब आप किसी से फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराने जाती हैं, तो अब जब इंश्योरेंस कंपनीज किसी को बिल्डिंग के लिए इंश्योर करने लगेंगी तो वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेंगी, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में हिस्ट्री के वर्स्ट फ्लडिंग हुई, क्लाइमेट रिस्क क्योंकि बढ़ गई है। तो अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर वो इंश्योर करके दे रही हैं तो वो उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम चार्ज करेंगी वो भी ज्यादा होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है फॉर अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा को क्या होना चाहिए, डाटा को रैट होना चाहिए, दैट इज रेलिवेंट, एक्यूरेट एंड टाइमली। तभी अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकेगी, तभी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। एंड विद दैट वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर, जो कि क्या है, जो कि है एथिकल कंसिडरेशंस इन डाटा कलेक्शन। द एथिकल कंसिडरेशंस, सेकंड लास्ट पोर्शन टू बी प्रिसाइज, इन डाटा कलेक्शन। एथिकल कंसिडरेशंस इन डाटा कलेक्शन से क्या मुराद है, क्योंकि देखें आपके पास जो डाटा है वो आपके कस्टमर्स का भी है, एक कंपनी है उसके पास कस्टमर्स का भी अपने डाटा है, अपने सप्लायर्स का भी डाटा है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो है वो आपके पर्सनल डाटा जो है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, ये तमाम डाटा जो है वो सेव कर रहे हैं, उनके पास पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कोई एथिक्स अप्लाई करती हैं? एथिकल कंसिडरेशन से मुराद है कि आपने डाटा कलेक्शन के अंदर और डाटा सिक्योरिटी के अंदर क्या कंट्रोल्स अप्लाई करनी है, क्या कंसिडरेशन अप्लाई करनी है। तो इसके लिए जो निमोनिक है वो क्या है, पाक टी शॉप फॉर्मूला, पाक टी शॉप फॉर्मूला। पी फॉर प्रिवेसी,
आपने लोगों का पर्सनल डाटा, उनकी प्राइवेसी जो है उसको रिस्पेक्ट करना है। आपने उस पर्सनल डाटा की जो प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको क्या करना है, ब्रीच नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल एक अपने पेशेंट का डाटा आप किसी दूसरे पेशेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये एक एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है, ये एक एथिकल कंसिडरेशन है। और इसके कुछ ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हैं कि जहां पर एफआईए ने रिपोर्ट किया कि वह मुख्तलिफ लोगों के सीएनआईसी सिमों का डाटा जो है वो बिक गया, और फिर उसका गलत इस्तेमाल, उसका नाजायज इस्तेमाल जो है वो होता है। तो प्रिवेसी जो है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। द अदर इज ट्रांसपेरेंसी। आपको क्लैरिटी देनी है कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मर्तबा मैं एसीसीए का मेंबर हूं, तो बहुत मर्तबा जब वो हमारे से कोई सर्वे करवाते हैं, तो सर्वे जब एसीसीए सर्वे करवाते हैं तो वो हमारे से डाटा कलेक्ट करें, तो वो हमें बता देते हैं कि भाई ये आपके नाम से कहीं भी ये डाटा पब्लिश नहीं होगा। हमारे पास आपका नाम आएगा, लेकिन हम आपके नाम से ये डाटा कहीं भी पब्लिश नहीं करेंगे। तो वो क्लियर करें, या अगर आप अपने नाम से पब्लिश कराना चाहते हैं तो फिर आप हमें कॉन्सेंट दें। कॉन्सेंट मतलब इजाजत दें कि आपके नाम से डाटा पब्लिश हो जाए। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी है कि डाटा किस तरीके से यूज हो रहा है। और इसके ऊपर कुछ रियल वर्ल्ड, आपको पता है फेसबुक के जो मालिकान है, उस मालिक है, उसके ऊपर बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म हुआ और बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की क्वेश्चन मार्किंग हुई जब वो डाटा, जो फेसबुक का डाटा था, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आए कि वो यूज हो रहा है। इसी तरह से करीम उबर जो है, वो आपकी पूरी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड कर रही है फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड। तो इसके बारे में लोगों को नहीं पता था कि वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए इसको रख रही हैं, और इसका यूज क्या है, कब तक ये इंफॉर्मेशन वो स्टोर किए रखेंगी। तो तमाम चीजें जो है वो बेसिकली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो अगर होगी, तो फिर आपकी एज अ बिजनेस रेपुटेशन भी सफर करेगी। एज अ बिजनेस आपकी रेपुटेशन भी सफर करेगी। फिर उसके बाद डाटा की जो सिक्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी से मुराद है उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस या मिस यूज। और यहाँ पर सबसे सॉलिड एग्जांपल बनती है जो डिफरेंट किस्म के साइबर अटैक्स हो। क्योंकि साइबर अटैक जब होता है, एक साइबर क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल या साइबर टेररिस्ट जो है, वो जब आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है, तो वो आपके सिस्टम से डाटा जो है वो उड़ा के लेके जा सकता है। तो आपका डाटा का सिक्योर होना जो है वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल उसमें आपके कस्टमर की क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स पड़ी हैं, उसकी वजह से अनऑथराइज स्पेंडिंग हो सकती है, मिस यूज हो सकता है, उस इंफॉर्मेशन का लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और आप इवन के उसकी लीगल रेपरकशन, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं कि आपके अगेंस्ट लोग जो है वो लिटिगेशन क्लेम्स में चले जाएं, आपके अगेंस्ट केसेस कोर्ट में, अदालतों में केसेस फाइल कर दिए जाएं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड है, सिक्योर रखना अपने डाटा को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एज वी विल प्रोसीड इन दिस कोर्स, तो हम इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर के डाटा की सिक्योरिटी किस तरीके से रखी जाती है, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम एट लेंथ डिस्कशन करेंगे। लास्टली ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फेयरनेस। और फेयरनेस, एथिकल कंसिडरेशंस, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़े एथिकल कंसिडरेशंस इन डाटा कलेक्शन। यहाँ पर प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी के अलावा फेयरनेस बड़ी जरूरी है। और फेयरनेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, अवॉइड बायस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम। अवॉइड बायस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम। ये जरा तसल्ली से बात समझिएगा। आपके सिस्टम में आपकी एक अनडिस्क्लोज पॉलिसी क्या है, आपकी एक अनडिस्क्लोज पॉलिसी क्या है कि आपने जितनी भी हायरिंग्स की हैं पास्ट में, वो आपने की हैं लम्स, आईबीए और नास्ट के ग्रेजुएट्स। ठीक है, आपके पूरे सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसमें क्या आ रहा है कि आपके तमाम एम्प्लॉयज हिस्टोरिकली नस्ट, लम्स, आईबीए की। अब आपने
एक एल्गोरिदम या एक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको यूज किया, और आपने कहा कि आप हमारे बिहाफ पे हायरिंग करें। अब आपने उसको जो डाटा प्रोवाइड किया वो अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ का डाटा प्रोवाइड किया, जो कि तमाम किन यूनिवर्सिटीज से हैं, लाम्स, आईबीए और नास्ट। तो आप नहीं समझते कि बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, अगर ये बात नहीं समझ आई, एक और बड़ी इसकी क्लासिक एग्जाम्पल क्या है। एक कंपनी है, वो प्लान कर रही है कि जो हमारे हाई वर्थ कस्टमर्स हैं, जो हमारे से बहुत हाई वैल्यू की खरीदारी करते हैं, तो उनको ना हम कोई डिस्काउंट प्रोग्राम दें ताकि वो हमारे से और परचेजेस करें। उनको उनकी लॉयलिटी का कुछ तो बेनिफिट हमें देना है ना। तो हम उनको सिर्फ तमाम कस्टमर्स को नहीं, एक होता है ना डिस्काउंट कि जी फ्लैट 40% ऑफ, वो नहीं, सिर्फ चंद लिमिटेड कस्टमर्स को हमने ये डिस्काउंट देना है। अच्छा, अब उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो कस्टमर्स जो है वो दो मोड से पेमेंट करते थे। एक होती थी कैश पेमेंट्स, एक होती थी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स। अच्छा, अब जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ जो कैश की पेमेंट्स का रिकॉर्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली को बड़ा सॉलिड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा था, वो पर्चियों पे मेंटेन होता था, और उसका जो टोटल होता था दिन की सेल्स वो सिस्टम में एंटर कर दी जाती। जबकि क्रेडिट कार्ड वाले जो कस्टमर्स थे वो बाय नेम उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था, उनके मोबाइल फोन के नंबर भी आ रहे हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर भी आ रहे हैं, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अब जब आपने सिस्टम के अंदर वो डाटा लोड किया, तो टेक्निकली वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने कैश के थ्रू पेमेंट की, चाहे उन्होंने हाई वैल्यू परचेजेस की हो, तो वो तो इस लॉयल्टी प्रोग्राम से महरूम हो गए ना। क्यों? वो तो कंसिडर ही नहीं किए जा रहे। अगर किसी को कंसिडर किया जा रहा है तो ये, क्योंकि ये डाटा है ही खाली किसके बारे में, वो कस्टमर्स जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग किया, क्योंकि जो कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे उनका तो सिस्टम में कोई कस्टमर वाइज रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। ये वाली एग्जांपल समझ में आई क्या? जरा जल्दी से यस और नो बताएं। तो ये है बेसिकली फेयरनेस इन डाटा कलेक्शन, कि आपका कोई बायस नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा, उसकी वजह से जो आउटकम होगा वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा। अब डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, तफरीक हो गई ना, बिटवीन दोज हु पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड वर्सेस दोज हु पेड थ्रू कैश। जल्दी से जरा कंफर्म करें कि ये क्लियर हुआ है या नहीं। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी, अब हम आते हैं, तो इसका निमोनिक क्या है? पाक टी शॉप फॉर्मूला, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस। ये एथिकल कंसिडरेशंस आपके हो गए। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो एक्चुअली आपके एनेक्सियर डी के अंदर डिटेल में कवर्ड है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी वो सारी एथिकल कंसिडरेशंस भी देख ली, तो इसलिए ये जो साइबर क्राइम और डिजिटल सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी का वर्ड हमने देखा था ना, प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस। तो इसमें जो सिक्योरिटी का वर्ड था इसको फर्दर एलैबोरेट किया गया कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में सिक्योरिटी का क्या, साइबर सिक्योरिटी के क्या कवानीन मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में तीन लॉज हैं इससे रिलेटेड, जो कि हम एनेक्सर डी में कवर करेंगे। एक है पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो कि बेसिकली साइबर ऑफेंसेस और डाटा प्रोटेक्शन से डील करता है। फिर उसके बाद है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, अगेन वो भी डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की लीगल वैलिडिटी के, मतलब कागजी डॉक्यूमेंट होना, फिजिकल पेपर फॉर्म में डॉक्यूमेंट होने को सिर्फ लीगल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कौन सी लीगल होंगी कौन सी लीगल नहीं होंगी, उन तमाम चीजों को वो कंसिडर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर है। और इसी तरीके से कुछ और ज्यूरिसडिक्शंस, कुछ और कंट्रीज में डिफरेंट किस्म के लॉज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और ये डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से एप्लीकेबल है। इनकी जो तफसील है वो इंशाल्लाह ताला हम कहाँ पर कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे इन एनेक्सर डी। तो यहाँ पर
बेसिकली आकर यहाँ पर बेसिकली आके हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तब हमने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें हमने करनी है वो जरा समझ लें। हुआ क्या करेगा एज अ स्कीम ऑफ वर्क, कि जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो एक तो उसका आई कैप का क्वेश्चन बैंक हमने कंप्लीट करना है। दूसरी चीज क्या है, एक अदद असाइनमेंट होगी। और तीसरी चीज क्या है, आपका वीकली टेस्ट। चौथी चीज क्या है, कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विजेज और माइंड मैप्स, ताकि हम आप चाहें भी तो आप चीजें भूल ना पाए। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट है, ये पहले आपने खुद से, देखें जो क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट है ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। असाइनमेंट अभी जैसे ये क्लास एंड होगी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी। असाइनमेंट जैसे ही ये क्लास एंड होगी ग्रुप में शेयर हो जाएगी। और जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं आपको अभी मार्क करवा देता हूं। जो क्वेश्चन बैंक है ये आपने किधर गया जी, जी ये आपका बेसिकली कैफ 3 का क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर 1, ये आपने इसके एमसीक्यूज करने हैं। कितने एमसीक्यूज हैं, 16 एमसीक्यूज हैं। ये आपने सॉल्व करनी है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, जहां पर ये सारे चैप्टर्स खत्म होंगे, जहां पे ये सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज खत्म होंगे ना, तो वहां पर आकर आपके ये पेज नंबर 96 के ऊपर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस आ जाए। इसमें जो चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपने सॉल्व करना है। ये एज एन असाइनमेंट आपने प्लीज सबमिट करना है। ठीक हो गई बात, ये आपने एज एन असाइनमेंट सबमिट करना है। देखिए मेरे साथ कॉपरेट अगर आप लोग करेंगे और इसको पॉजिटिवली करेंगे, सर कोई रीजन नहीं है कि आपके पेपर पास ना कर सकें। आप कंफर्टेबली ये पेपर बगैर प्रेशर के, बगैर किसी हैसल के ये पेपर पास करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट, अच्छा ये दोनों चीजें, इसका मेरा तरीका क्या होगा, आपने ये क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट जो है वो फौरी तौर पे कंप्लीट नहीं करनी। ये आपने जो हफ्ते की क्लास है उसमें जमा करानी है। जो भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आप सैटरडे की क्लास में सबमिट करेंगे और उसको फिर वहां पर डिस्कस भी किया जाएगा, उसको फिर वहां पर डिस्कस भी किया जाएगा। ठीक होगी बात, ताकि चीजें हो। और सर नोट्स शेयर हो जाएंगे, नोट्स की फिक्र ना करें, नोट्स इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। वैसे ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं नोट्स। ठीक हो गई बात। अच्छा, वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट के लिए हमने क्या डे एग्री किया था, मेरे ख्याल में वेनेसडे। जरा जल्दी से बताएं, आपकी याददाश्त का टेस्ट है। थर्सडे, थर्सडे हमने वीकली टेस्ट के लिए डेट डिसाइड किया था। तो थर्सडे को जो वीकली टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपके पास ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और उसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होंगी कि आपने टेस्ट सॉल्व करके उसका पीडीएफ कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के और उसको किस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है, तो वहां पर आप ईमेल कर देंगे और वहां से मैं उस टेस्ट को डाउनलोड करके चेक करके आपको वापस सेंड कर। क्लियर। अच्छा, इस टाइम अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द फ्लो चार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर का हम क्विकली जो फ्लो चार्ट है वो देखें, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, डेटा की हमने टाइप्स, कैटेगरी, सोर्सेज और एथिक्स कवर किया। इसके अंदर हमने क्या चीजें कवर की, डेटा का इंट्रोडक्शन, कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रिसोर्स है। फिर हमने डेटा की टाइप्स देखी कि क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल होता है। अच्छा मुझे आपने ये बताना है कि वो जो पासपोर्ट वाला क्वेश्चन मैंने शेयर किया था, पासपोर्ट नंबर वाला,
वो क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डाटा है? जल्दी से। और इस तरह के क्विजेज में प्लीज आपने पार्टिसिपेट करना है और कमेंट बॉक्स में उसका रीजन भी लिखे, ताकि ये क्लैरिटी हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। पासपोर्ट नंबर जैसे AU491763, ये क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा है? जल्दी जल्दी। नहीं, ये आपका क्वालिटेटिव डाटा है। ये जो आपको स्टूडेंट आईडी पोर्टल इशू होने पे मिलेगी, ये क्वालिटेटिव डाटा है क्वांटिटेटिव डाटा है? नहीं, ये आपका क्वालिटेटिव डाटा है। क्यों? बेशक नंबर फॉर्म में है, लेकिन ये एक जो स्टूडेंट आईडी है वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है एक स्टूडेंट को। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो क्या है? वो क्वालिटेटिव डाटा है। टेक्निकली स्पीकिंग वो क्या है? क्योंकि वो एक आइडेंटिटी को डिनोट कर रहे हैं, वो एक एंटिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो क्वालिटेटिव डाटा है। तो अब आप थोड़ा सा अच्छा इसको ना लॉजिकली सोचें। वेट जो है, वेट, वो क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा? जो वेट्स हैं डिफरेंट लोगों के, जल्दी से बताएं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली क्या है। वेट जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव? शाबाश, वो क्वांटिटेटिव डाटा है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब आपके पास 10 लोगों के वेट्स हों, आप उसके ऊपर मीन कैलकुलेट कर सकती हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकती हैं, मोड कैलकुलेट कर सकती हैं, तो उससे आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे एक चीज बताएं, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडीज हों, आप अगर स्टूडेंट आईडीज का मीन कैलकुलेट कर लें, मीडियन कैलकुलेट कर लें, तो क्या आपको उससे कोई लॉजिकल मीनिंग मिलेगा? क्या आपको उससे कोई लॉजिकल मीनिंग मिलेगा? नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो डेटा को आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में ही क्यों ना हो, वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। मतलब उसके ऊपर कोई अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मुराद है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या ये मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, तो उससे अगर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट होता, अगर उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट होती, जैसे प्रोडक्ट कोड्स हैं। अब मुझे एक चीज बताया, अच्छा प्रोडक्ट के कोड्स हैं, तो अगर प्रोडक्ट के कोड्स न्यूमेरिकल भी हो, तो वो बेसिकली वो डिनोट तो एक प्रोडक्ट को कर रही है, जो कि एक क्वालिटेटिव डेटा। ठीक हो गई बात? ये एक चीज। शाबाश, रोल नंबर जो है वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। अब आपको समझ में आ गया, रोल नंबर जो है वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। फ्लाइट नंबर, जो फ्लाइट नंबर है वो भी क्या होगा? वो क्या होगा? वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। बी फॉर्म में आपके पास क्वालिटेटिव, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के बारे में डाटा है ना, तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डाटा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्वालिटेटिव डाटा की दो कैटेगरी थी, नॉमिनल ऑर्डिनल। नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं था, ऑर्डिनल में ऑर्डर होता था, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस था। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे बताएं, अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने एक सैंपल कलेक्ट किया वेट्स का, डिफरेंट लोगों के, और मुझे वेट्स पता है क्या मिले, उस सैंपल की वैल्यूज क्या है? 50, 55, 60, 65, 70 और 75, ये वैल्यूज हैं। तो मुझे बताएं, ये डिस्क्रीट डाटा या कॉन्टिन्यूस डाटा? शाबाश, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। हालांकि मैंने कोई डेसिमल वैल्यू नहीं इस डाटा, इस सैंपल के अंदर मेरे पास, लेकिन पॉइंट ये है, क्या ये डाटा सैंपल की डेसिमल वाली वैल्यू एज्यूम करने की काबिलियत रखता है? तो जवाब है हाँ, ये डाटा
इस तरह की डेसिमल वाली वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस डाटा। फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज आ गई, उसके बाद आपके पास आ गई कैटेगरीज ऑफ डाटा बाय स्ट्रक्चर। तो उसमें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा आ गया। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो नीटली रोज प्री डिफाइंड होगा, रोज कॉलम्स में टेबल्स में आइडेंटिफाइड होगा। इसकी एग्जांपल कस्टमर रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटा, एचआर के रिकॉर्ड। और फिर हमने उसके डिफरेंट इंडस्ट्री के जो यूजेस थे वो भी देख लिए कि बैंक्स, रिटेलर्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चर, लॉजिस्टिक्स, गवर्नमेंट इस डाटा को किस तरीके से यूज करती हैं। तो ये आपने किताब से भी, नोट से भी एक दफा पढ़ जरूर लेना है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर हमने एक चीज ये देखी, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हमने एक चीज क्या देखी कि इसमें कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेसिंग डिफिकल्ट है। चाहे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल्स में आपके पास आ सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल की जो टेक्स्ट की जो बॉडी है, और इसके प्रोसेसिंग टूल्स क्या, एनएलपी, और एनएलपी के अंदर एक टूल फॉल करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। और फिर हमने इसके जो इंडस्ट्री की एग्जांपल्स थी वो भी कवर की, इसकी जो इंडस्ट्री रिलेटेड एग्जांपल्स थी वो भी हमने कवर की। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। हाँ, सीएनआईसी नंबर क्या होगा बताएं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। देखें, आइडेंटिफिकेशन ही है ना, आइडेंटिफि हालांकि नंबर है लेकिन आइडेंटिफिकेशन ही है ना, तो क्वालिटेटिव डाटा ही काउंट। ठीक होगी बात। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास, हाँ जी, अब जरा आ जाएं डाटा क्विज के ऊपर। तो हमने बाकी कॉन्सेप्ट्स तो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, तो उसको मैंने फ्लो चार्ट से रिवाइज नहीं किया। अब हम आ जाएं डाटा क्विज के ऊपर। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग टीम इज एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स वेयर कस्टमर्स रेट देयर एक्सपीरियंस ऑन अ स्केल ऑफ वेरी डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल टू वेरी सेटिस्फाइड, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज दिस। हाँ जी, जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर प्लॉट करें। ऑर्डिनल डाटा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर इन्वॉल्व है, तो ये ऑर्डिनल डाटा। जी, क्वेश्चन नंबर 2, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इज यूजिंग अ कंपनीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू रिव्यू रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, each with a specific date, amount and account number organized in a table. This information is best described as what category of data? शाबाश, स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये क्या है, क्योंकि रोज कॉलम्स में टेबल फॉर्मेट में क्लियरली डिफाइंड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा। A retail company wants to understand public opinion about its new clothing line by analyzing thousands of comments from Twitter and Facebook. Which technology is essential for interpreting the emotional tone, positive, negative, neutral of this text-based data? हाँ जी, शाबाश, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। Which of the following is the best example of semi-structured data? A table of employee salaries in a company's HR database, JSON file, शाबाश, जेसन फाइल। कलेक्शन ऑफ एक्सरे इमेजेस फ्रॉम अ हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड, ये किस चीज की एग्जांपल है, ये जो सी है। शाबाश, ये है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। A startup is developing a business plan and purchase a detailed report from a market research firm about industry trends and consumer demographics. What is the source of this data for the startup? हाँ जी, ये बताइए।
शाबाश, सेकेंडरी डाटा, ये क्या है? सेकेंडरी डाटा है। A logistics company tracks the weight of packages being shipped. Since weight can be measured to a high degree of precision, what type of data is this? ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस डेटा। इसके बाद आपके पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग फर्म एनालाइजेज। A manufacturing firm analyzes sensor logs generated directly from its production line machinery to identify and predict equipment failures. This sensor data is an example of, जो आप बताएंगे वो मार्क कर देंगे। इंटरनल डाटा, क्योंकि कंपनी का अपना इंटरनल सोर्सेज से ये प्रोडक्शन डाटा है ना बेसिकली। ये आपका क्या है? प्रोडक्शन डाटा है जो कि इंटरनली जनरेट हुआ। When a social media company updates its terms of service to clearly explain to users what personal data is being collected and how it will be used, it is addressing which key ethical principle? Hmm. कौन सा की प्रिंसिपल है यहाँ पर? ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है जी। What is the primary role of HTML tags on a web page in the context of data structure? अब ये बात हो रही है HTML, to provide a hierarchical structure to otherwise unstructured text and media, to ensure the complete security of data being displayed, to store the data in a relational database format, to perform complex mathematical calculations on numerical data। तो ये आपका बेसिकली hierarchical structure के लिए। A survey asks respondents to select their country of birth from a drop down list. The resulting data, which consists of categories like Pakistan, USA, and Canada, is what type of data? हाँ जी, ये तो दस्ती आपको बता देना चाहिए। ये आपका नॉमिनल डाटा है, ये आपका नॉमिनल डाटा। A researcher conducting a study on consumer behavior directly interviews shoppers at a mall to gather fresh insights. This method of data collection yields secondary data, structured external। शाबाश, इसमें क्या है? ये क्योंकि आप खुद सर्वे कर रही हैं और इंटरव्यू करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। An insurance company uses customer data from 5 years ago to set current premium rates. This could lead to mispricing because the data lacks which key quality attribute? हाँ जी, इसमें टाइमलीनेस नहीं है, आउटडेटेड डाटा है। ठीक हो गई बात? इसमें टाइमलीनेस नहीं है, आउटडेटेड डाटा है। 5 मिनट